हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जो टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही थी, बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स उसको बीच में हमने छोड़ दिया था। ठीक है, उससे फिर से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा 6 नंबर का ये टेस्ट है। ओके, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे, जो कि यूपीपीसीएस आरओ एआरओ की प्रीलिम्स की एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, डेली 20 क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे विद एक्सप्लेनेशन है, तो आपको हेल्प होने वाली है। ओके, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी 5 टेस्ट आ चुके हैं, जिसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को सर्वप्रथम प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थीं? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड क्लाइव। तो करेक्ट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, मीन्स टू से ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 1786 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थीं। यह शक्ति सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिली थी। ओके, कल कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत थी कि मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, या फिर ऐसा कुछ बोला था। एक्चुअली थोड़ा मेरा गला ठीक नहीं है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, दैट्स वाई। बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि क्लियर आवाज़ आए और क्लियर आप लोगों को सब कुछ समझ में आए। ओके, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों द्वारा लागू कार्टेज पद्धति संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं गोवा में कृषि हेतु लाइसेंस प्राप्त करने से, हिंद महासागर में जहाज़ परिचालन हेतु लाइसेंस प्राप्त करने से, या फिर मसालों के व्यापार हेतु लाइसेंस प्राप्त करने से, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है कपड़ों के व्यापार हेतु लाइसेंस प्राप्त करने से। ठीक है, तो ये एक जो पद्धति थी ये लाइसेंस प्राप्त करने से रिलेटेड थी, बट डिफरेंट फील्ड यहाँ पर आपको दे रखे हैं। करेक्ट आंसर क्या है वो हमें बताना है। तो हिंद महासागर में जहाज परिचालन हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कार्टेज पद्धति लागू की गई थी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। पुर्तगालियों द्वारा कार्टेज पद्धति लागू की गई थी। इसके तहत हिंद महासागर में जहाज के परिचालन हेतु पुर्तगालियों को एक निश्चित शुल्क चुकाकर लाइसेंस प्राप्त करना होता था। नेक्स्ट है, एक्सप्लेनेशन पढ़ना इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, तो वहाँ आप लोगों को स्टेटमेंट याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है, सही सुमेलित करना है इनको। ओके, और फिर उसके बाद नीचे कूट दे रखा है, जिसके माध्यम से हमें करेक्ट आंसर का पता लगाना है। तो कूट तक तो हम देख ही सकते हैं ना। ओके, ठीक है, तो यानी कि ये यहाँ आपको कुछ विद्रोह दे रखे हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर उनके नेतृत्वकर्ताओं के नाम दे रखे हैं, आप लोगों को मैच करना है। ठीक है, तो जो फराजी आंदोलन था वह किसके नेतृत्व में हुआ था? शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में। गडकरी विद्रोह बाबा अहिरेकर के विद्रोह, मीन्स टू से बी का 3 हो जाएगा। और जो कोल विद्रोह हुआ था वह बुद्धो भगत, ये तो सभी को पता है। संथाल विद्रोह सीधू का व कान्हू। ठीक है, इट मीन्स हमारा ए का दूसरा कौन सा है? यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं ए के दूसरे में। ओके, बी का तीसरा है, बी के तीसरे भी 2 ऑप्शन दे रखे हैं। सी का पहला है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट। डी का 4th है ये। ओके, तो आंसर बी हमारा होता है यस, ये करेक्ट है। फराजी आंदोलन शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था। गडकरी विद्रोह बाबा अहिरेकर के नेतृत्व में हुआ था। और नेक्स्ट कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व में, एंड संथाल विद्रोह सीटू व कान्हू के नेतृत्व में हुआ था, जिनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, विद्रोह से रिलेटेड वीडियो में जीएस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें डाल चुकी हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो कि ये यहाँ पर 4 पॉइंट दे रखे हैं। गोपाल हरि देशमुख, सेकंड है आत्माराम पांडुरंग,
थर्ड है गोविंद रानाडे एंड ईश्वर चंद विद्यासागर। क्वेश्चन ये है कि उपयुक्त व्यक्तियों में से कौन महाराष्ट्र के धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित हैं। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 व 2, केवल 2 व 3, केवल 1, 2 व 3 या फिर चारों ही संबंधित हैं। तो महाराष्ट्र में जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे उनसे रिलेटेड इनमें से कौन कौन है ये आपको बताना है। तो देखिए, गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग एंड गोविंद रानाडे ये तीनों ही महाराष्ट्र में हुए धार्मिक आंदोलन से संबंधित हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग व गोविंद रानाडे महाराष्ट्र के धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलनों से जुड़े थे, जबकि ईश्वरचंद विद्यासागर की अगर हम बात करते हैं तो वह बंगाल के सामाजिक सुधार आंदोलनों से जुड़े हुए थे। ओके, नेक्स्ट है कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन को संबोधित किया था। ऑप्शंस है 5वें, 6वें, 7वें या फिर 8वें को। ठीक है, तो उन्होंने किया था 6वें जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसको कादम्बिनी जी ने संबोधित किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के 6वें अधिवेशन को संबोधित किया था। अच्छा, यह अधिवेशन हुआ कब था? 1890 में कोलकाता में यह अधिवेशन हुआ था, जो कि जिसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे। ओके, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कांग्रेस के यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी थे। थर्ड है कांग्रेस के पहले निर्वाचित अध्यक्ष विलियम डिग्बी थे। क्वेश्चन ये है कि उपयुक्त में से सही की पहचान करनी है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। केवल 1 व 2 या फिर 1, 2 व 3 या फिर केवल 3। ओके, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है इसमें फर्स्ट एंड सेकंड है। मीन्स टू से कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, इट इज़ करेक्ट। एंड कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो तैयब जी थे। ओके, सो पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष और मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में हम बात कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस के पहले निर्वाचित अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, न कि विलियम डिग्बी, जो कि स्टेटमेंट नंबर 3 रॉन्ग हो जाता है इसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 7। भारत की प्रथम अस्थाई सरकार का गठन कब और कहां पर हुआ था। ऑप्शंस हैं 1914 में काबुल में, 1915 में रूस में, ऑप्शन नंबर सी 1914 में रूस में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1915 में काबुल में। ठीक है, तो प्रथम अस्थाई सरकार का गठन हुआ था 1915 में, और कहाँ हुआ था? तो वह काबुल में हुआ था। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। 1915 में भारत की प्रथम अस्थाई सरकार का गठन काबुल में किया गया था। इस सरकार में राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप व प्रधानमंत्री रामचंद्र बरकतुल्ला थे। इस सरकार को रूस व जर्मनी ने मान्यता प्रदान की थी। तो देखिए, ये जो फैक्ट है ये इम्पोर्टेंट है, इन दोनों के ही नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसका सफल नेतृत्व करने के कारण गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की पदवी दी थी। तो फर्स्ट फैक्ट तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि गांधी जी को महात्मा की पदवी दी किसने थी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इस चीज़ को याद रखना है यहाँ से। सेकंड, क्यों दी थी ये मतलब किसका नेतृत्व करने की वजह से दी थी। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद मिल हड़ताल, ऑप्शन नंबर सी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर डी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। ठीक है, तो ये चंपारण सत्याग्रह की वजह से ही उनको ये पदवी दी गई थी। गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा कहा था, जबकि NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किसने विरोध किया था तो इनका नाम याद रखना। बाकी पदवी के बारे में तो आपको यहाँ से पता चल ही गया है कि क्यों और किसने
दी थी। क्वेश्चन नंबर 9, ये स्टेटमेंट दे रखा है और उसके बाद उसका रीज़न दे रखा है। इनमें से हमें ये बताना है कि क्या रीज़न उसका सही स्पष्टीकरण दे रहा है या फिर नहीं, और या फिर वो दोनों ही करेक्ट है या नहीं। ओके, सभी भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, ये आपका स्टेटमेंट है। एंड द रीज़न इज़ साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। ओके, आपके ऑप्शंस हैं ए व आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी, ए व आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है, वॉट एवर जो भी हो, लेकिन हम यहाँ पर करेक्ट आंसर देख लेते हैं पहले क्या है, ठीक है, क्योंकि अगर डी ऑप्शन दिखाऊंगे तो उसका आंसर आप लोगों को पता चल जाएगा। कोई नहीं, देखिए ऐसा था कि सभी भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। इट इज़ करेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड है, इसका जो रीज़न है कि साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी, इस वजह से इंडियंस ने इसका अपोज किया था या फिर इसका विरोध किया था। नहीं, बेशक ये स्टेटमेंट ठीक है बट ये रीज़न करेक्ट नहीं है, बिकॉज इसमें साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन पीपल नहीं था, कोई भी, दैट्स वाई जो इंडियंस थे उन्होंने इसका अपोज किया था, ये रीज़न था। ओके, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। उसका स्पष्टीकरण या फिर उसकी जो व्याख्या है वो स्टेटमेंट रीज़न सही नहीं कर रहा है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, सभी भारतीयों में साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया था क्योंकि इस कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। हाँ, हालांकि यह सही है कि साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, दांडी मार्च 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, कम्युनल अवार्ड 1932 एंड पूना पैक्ट 1933। सो रॉन्ग इज़ ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए यहाँ पे। सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से बी हो गया है, क्योंकि जो पूना पैक्ट हुआ था वो भी 1932 में ही हुआ था। ओके, और उसका जो रीज़न था वो कम्युनल अवार्ड ही उसका रीज़न था। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पर हुई थी, लंदन में, ठीक है, ये देखिए लंदन में हुई थी। तो उसमें अंबेडकर जी ने ये डिमांड रखी थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, किसके लिए, अनटचेबल्स के लिए, मीन्स टू से शेड्यूल कास्ट के लिए, उनके लिए उन्होंने डिमांड की थी, जिसका गांधी जी ने अपोज किया था काफ़ी ज़्यादा कि नहीं हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे, और इसके लिए उन्होंने यरवदा जेल में अनशन किया था। ठीक है, तो वो अनशन जब किया था तो उस फास्ट को उन्होंने इसी समझौते के द्वारा तोड़ा था, जो कि कौन सा समझौता, पूना पैक्ट, यानी कि पूना समझौता, जो कि 1932 में हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उस पर किस किस ने मतलब कौन कौन किस किस के बीच में वह हुआ था। हालांकि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, बट फिर भी उसमें मदन मोहन मालवीय जी और इधर की मतलब अनटचेबल्स की साइड से उसमें अंबेडकर जी ने उसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन रेयरली पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं, बट याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें इनकरेक्ट ऑप्शन हमसे पूछा गया है। ओके, सो ये मैंने अभी आपको बताई दिए हैं सारे, ये तो सही है, और ये 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सो योर ऑप्शंस आर एनी बेसेंट, पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर या फिर सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने ही ये किया था क्या, कि हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की जो डिमांड की थी, वकालत की थी, वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय संबोधन में हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। याद रहे कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। ओके,
ओके, ये जो अधिवेशन हुआ था ये 51वां कांग्रेस का अधिवेशन था जो कि 1938 में हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। कांग्रेस के कुछ ही अधिवेशन ऐसे हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना एंड राजगोपालाचारी फार्मूला और पाकिस्तान प्रस्ताव। ये 4 योजनाएं दी गई हैं जिनके बारे में हमें जिनको क्रमानुसार लगाना है और नीचे कोड दिया गया है उसमें से करेक्ट आंसर चॉइस, इसमें करेक्ट आंसर हमें पता करना है कौन सा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात हो रही है माउंटबेटन योजना की, जो कि कब हुई थी, जून 1947 में। ओके, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखती हूँ। वेवेल योजना की अगर बात करते हैं तो वो भी जून में ही हुई थी बट 1945 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट राजगोपालाचारी फार्मूला जो आया था वो 1944 में आया था। ओके, राजगोपालाचारी फार्मूला आया था 1944 में। ठीक है, उसके बाद बात हो रही है पाकिस्तान प्रस्ताव की, जो कि मार्च 1940 में आया था। ठीक है, 1940 लिख देते हैं तो मंथ यहाँ पर ज़्यादा वो नहीं करता है मैटर, बट हाँ यहाँ करता है। ये बोल रहा है कि जून 1947 एंड दिस इज़ 1945। ओके, तो लगा लीजिए हिसाब अपने आप, फर्स्ट फोर्थ आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान प्रस्ताव सबसे पहले, उसके बाद 4 3 2 1। ठीक है, सीधा सा हिसाब है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। माउंटबेटन योजना जून 1947, वेवेल योजना 1945 जून एंड राजगोपालाचारी फार्मूला 1944, पाकिस्तान प्रस्ताव मार्च 1940। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार करना राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है। यह स्टेटमेंट किसने दिया था, यह हमें बताना है। योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए सैफुद्दीन किचलू, ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। ये स्टेटमेंट दिया था सैफुद्दीन किचलू ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, लॉर्ड माउंटबेटन के वायसराय बनकर आने के पूर्व ही भारत में विभाजन के साथ स्वतंत्रता का फॉर्मूला सभी ने स्वीकार कर ही लिया था, लेकिन हुआ ये कि सैफुद्दीन किचलू, खान अब्दुल गफ्फार खान विभाजन के प्रबल विरोधी थे, यानी कि वो इस चीज़ के काफ़ी अगेंस्ट थे। इसी समय किचलू ने कहा था कि कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार करना राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इनकरेक्ट पूछा है। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। सो ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि, और ऑप्शन नंबर बी सरदार बलदेव सिंह, रक्षा से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी आसफ अली खान, आसफ अली जो कि वित्त से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी राजगोपालाचारी, शिक्षा एवं कला। हमें इनकरेक्ट बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है वह इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वित्त से रिलेटेड लियाकत अली खान थे, ना कि आसफ अली। ओके, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय लियाकत अली खान को दिया गया था, न कि आसफ अली को। आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया था। इसके साथ ही आप ये जान लीजिए कि इनके पास था कौन सा, ठीक है, मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संघ में यदि एक नए राज्य का प्रवेश कराना हो तो जो इसका हिस्सा नहीं है तो किस अनुच्छेद को संशोधित किया जाएगा। ओके, तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है आपको, अनुच्छेद 4। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के अंदर हमें कुछ भी अमेंडमेंट करना होगा। ठीक है, अगर हमें किसी भी राज्य का प्रवेश कराना हो तो जो कि इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, ओके, सो आर्टिकल 2 में अमेंडमेंट करना होगा ना,
अनुच्छेद 2 में। ऑप्शन नंबर बी जो है वह हमारा करेक्ट होना चाहिए। यस, अनुच्छेद 2 में संसद को शक्ति प्रदान की गई है कि वह इस अनुच्छेद को संशोधित कर भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश व उनकी स्थापना कर सकती है। ये वो राज्य होते हैं जो पहले से भारतीय संघ के हिस्से नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, बाकी अनुच्छेद 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये लिखा गया है कि आर्टिकल 2 एंड 3 में किया हुआ अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 4 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सो इसको ध्यान से याद रखा करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, आई थिंक आंसर दिख गया आप लोगों को। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। अनुच्छेद 18 अस्पृश्यता का अंत, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 23 बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। आई थिंक वेरी इजी, इसमें से बहुत ही सिंपल है ये पता करना, क्योंकि अनुच्छेद 17 जो है हमारा अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। वहीं अगर बात करते हैं आर्टिकल 18 की तो उपाधियों के अंत से संबंधित है। ठीक है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है, और बाकी के 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, वित्तीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसके वेतन तथा भत्तों में कटौती की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लागू किया जाता है, जो कि अभी तक इंडिया में लागू नहीं किया गया है। ओके, सो ऑप्शंस हैं, इसमें पूछा गया है कि किसके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी भारतीय संघ में कार्यरत सभी व्यक्ति, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी के ये जो ऊपर 3 ऑप्शन दिए हैं इन सब के वेतन में कटौती की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि तीनों ही ऐसे हैं स्टेट यहाँ पर जिनके वेतन या भत्तों में कटौती की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वित्तीय आपातकाल के दौरान भारतीय संघ में कार्यरत सभी व्यक्तियों के साथ साथ उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों में कटौती की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर फिर से स्टेटमेंट एंड रीज़न वाला क्वेश्चन है। जिसमें आपका कथन है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। रीज़न ये है कि राष्ट्रपति की यह भारत शासन अधिनियम 1919 से प्रेरित है। राष्ट्रपति की यह शक्ति भारत शासन अधिनियम 1919 से प्रेरित है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, या फिर ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो बताइए करेक्ट आंसर इसमें से क्या है। देखिए करेक्ट आंसर ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए जो है स्टेटमेंट इसमें सही है, बट रीज़न स्पष्टीकरण तो तब करेगा जब वो खुद सही होगा, क्योंकि यहाँ पर रीज़न ही गलत दे रखा है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट कि ए सही है परंतु आर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति का जो ये राइट है ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, ना कि 1919 से। ओके, जिसका 1935 का काफ़ी महत्व हमारे संविधान में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। स्टेटमेंट नंबर 1, संसद सदस्य के निर्हरताओं संबंधी प्रश्न पर अंतिम फैसला राष्ट्रपति देता है। स्टेटमेंट नंबर 2 है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत निर्हरताओं संबंधी फैसले भी राष्ट्रपति की परिधि में आते हैं। ऑप्शंस है केवल एक गलत है, केवल 2 गलत है, या फिर दोनों गलत है, और ना तो एक गलत है या फिर ना ही 2 गलत है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो है इसमें बी क्यों है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो करेक्ट है और सेकंड जो है वो गलत है, क्योंकि 10वीं अनुसूची
के अंतर्गत स्टेटमेंट पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। संसद सदस्य के निर्भरताओं संबंधी प्रश्नों पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होता है। इसमें राष्ट्रपति चुनाव आयोग से राय लेकर कार्य करता है, जबकि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत निर्भरताओं के संबंध में फैसला राज्यसभा में सभापति व लोकसभा में अध्यक्ष करता है, न कि राष्ट्रपति। लास्ट क्वेश्चन है, एक जनहित याचिका पेश की जा सकती है। आई थिंक ऑप्शन आपको आंसर दिख गया है, बट फिर भी देख लेते हैं। केवल उच्चतम न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, या फिर दोनों में, या फिर किसी में नहीं। किसकी बात हो रही है? जनहित याचिका की। तो देखिए ये दोनों में ही पेश की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों में इसको पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। होपफुली सारे ही ये बेनिफिशियल्स क्वेश्चन हैं, आपके सिलेबस को देखते हुए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर लाए गए हैं। एंड ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।